हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 6। तो बच्चों, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। जैसे शुरू से अगर हम रिकॉल करें तो हमने सबसे पहले माउथ से स्टार्ट किया था कि माउथ में क्या होता है, टीथ एंड टंग। तो टीथ के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था। हमने एक एक्टिविटी भी की थी फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और ये भी हमने देखा था कि स्टार्च को सलाइवा तोड़ता है, तो उसको तोड़ने की जो एक्टिविटी है वो हमने 2.3 में देखी थी। टूथ डीके के बारे में पढ़ा था हमने, टंग के बारे में पढ़ा था। तो हमारा बकल कैविटी यहाँ पर पूरा हो चुका था। फिर हमने दूसरा जो पार्ट है फूड पाइप शुरू किया था। तो फूड पाइप में हमने फूड की मूवमेंट देखी थी जो कि हमेशा होती है डाउनवर्ड्स। और फूड पाइप किस में खुलती है, स्टमक में। तो स्टमक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी कि स्टमक में क्या होता है, HCl बनता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस का भी सेक्रेशन होता है, और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो फूड को पूरी तरह से जो फूड है उसको तोड़ने का काम करते हैं। और बेसिकली जो फूड कंपोनेंट यहाँ पर टूटता है वो होता है प्रोटीन। फिर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, और इसमें लीवर और पेनक्रियास के द्वारा निकलने वाली सेक्रेशन पहुंचती है, और वहां पर फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो फिर हमने लीवर और पेनक्रियास के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है जो कि हमारे राइट साइड एब्डोमेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, और यह लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बाइल जूस को सिक्रीट करती है, और ये बाइल जूस किसको तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं फैट को। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाइल जूस सिर्फ किसको तोड़ते हैं, फैट को। तो और किसके द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, लीवर के द्वारा, और स्टोर कहाँ होते हैं, गोल ब्लैडर में। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फिर हमने पेनक्रियास के बारे में पढ़ा था कि पेनक्रियास की लोकेशन कहाँ है, जस्ट बिलो द स्टमक। फिर हमने पढ़ा था कि पेनक्रियास से बहुत मतलब जूस निकलता है। जूस पीने वाला जूस नहीं बेटे, यहाँ पर जूस का मतलब है एक लिक्विड द्रव जो कि क्या करता है, फूड को तोड़ने का काम करता है। उसके बाद बच्चों, हमने पेनक्रियाज के बारे में पढ़ा था कि पेनक्रियाटिक जूस निकालते, कुछ ऐसा जूस मतलब सेक्रेशन करती है द्रव के फॉर्म में, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स को पूरी तरह से तोड़ने का काम करता है। और बच्चों, फिर हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट टूट कर किस में बदल जाते हैं, ग्लूकोज में। फैट टूट कर हमें क्या मिलता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और प्रोटीन के टूटने से हमें क्या मिलता है, अमाइनो एसिड। तो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी कंपोनेंट है और टूटने पर हमें उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी मिलती है, तो हमें पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है फूड की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली नाम की स्ट्रक्चर होती हैं जो क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है और एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। और विली का जो कनेक्शन है ब्लड वेसल्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है, हाई वस्कुलर कनेक्शन विद आवर ब्लड। तो यहाँ से जो ये स्मॉल कंपोनेंट जो सब्सटेंसेस टूट गए हैं वो सीधा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँचा दिए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विली क्या होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है और इसका काम क्या होता है। तो बच्चों, यह क्या करती है, विली हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या करती है, ये है इंक्रीज़ करती है सरफेस एरिया को एज वेल एज फूड को एब्जॉर्ब करती है और डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। फिर इसके बाद जो प्रोसेस, देखो बेटा, आपको पता है न्यूट्रिशन की जो 5 स्टेप्स है वो कौन कौन से होते हैं, आपको पता है। पहला स्टेप कौन सा होता है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि, सॉरी बेटे, ये थोड़ा सा रुक जाओ। इंजेशन पहला भाग क्या होता है, इंजेशन, ठीक है। अब ठीक है, इंजेशन। तो इंजेशन क्या करेगा, आपका जो ये फूड है उसको अंदर लेने की प्रक्रिया को इंजेशन कहा जाता है। दूसरा स्टेप होता है बेटे, वो होता है डाइजेशन, जो कि हम अभी पढ़ भी रहे हैं। तो आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, दूसरा स्टेप क्या है, डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन मतलब जो हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करना, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है, डाइजेशन के बाद क्या हुआ, जो कंपोनेंट से टूट गए, टूटने के बाद क्या हुए, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब किसके द्वारा हुए, विली के द्वारा। तो थर्ड स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि थर्ड स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो बेटे, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, आप साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखते रहना। और फिर
हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है बेटे, एब्जॉर्प्शन होने के बाद होता है फोर्थ स्टेप इज एजिमिलेशन, जो कि आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है एजिमिलेशन। एजिमिलेशन मतलब जो हमने स्मॉल कंपोनेंट एब्जॉर्ब किए हैं उनको यूज़ करना एनर्जी के लिए। तो यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंपोनेंट, दिस स्मॉल सब्सटेंसेस यूज फॉर द एनर्जी इज कॉल्ड एजिमिलेशन। ठीक है। तो फिफ्थ है हमारा इजेशन। इजेशन मतलब हमने इतना तो यूज़ कर लिया, लेकिन जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको बाहर भी तो निकालना है, और जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं इजेशन। तो बच्चों ये क्या थे, ये सभी न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स थे जो आपसे पूछे जाते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों ये तो बस बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई। अभी हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन से। तो क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है डाइजेशन का, तो एक पार्ट बचता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन वैसे तो चौड़ी होती है लेकिन साइज़ में छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका साइज़ कितना होता है, इसका साइज़ होता है 1.5 मीटर। याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना था 7.5 और इसका कितना है 1.5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये लेंथ के जो ये पैरामीटर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी मीटर की होती हैं। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो बच्चों जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर क्या होता है, फिर इसमें से मोस्टली तो सब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ अगर रह जाता है तो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वेस्ट को बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो क्या होता है बेटा, इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एंड द रिमेनिंग वेस्ट प्रोसेस पासिस इनटू द रेक्टम। और बाकी को कहाँ निकाल दिया जाता है, रेक्टम के अंदर। तो रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फिकस। और जो हमारा फिकस होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है बेटे। द फिकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। तो देखा यहाँ पर सभी स्टेप्स कंप्लीट हो गए, नहीं हो गए, इजेशन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया न्यूट्रिशन का स्टेप। पहले हमने इंजेशन किया, फिर उसका डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ और लास्ट में क्या हुआ, इजेशन हुआ। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ और आप उसको अपने माइंड में भी रख लेना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे बार बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो बच्चों डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी में गिवन भी है। तो फर्स्ट इज़ बेटा द वर्किंग ऑफ द स्टमक, कि स्टमक की डिस्कवरी हुई कैसे थी। तो पेज नंबर 16 निकाल लो और वहाँ पर देखो कि द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट। एक अचानक ही अगर एक्सीडेंटली ही स्टमक की डिस्कवरी हुई थी। क्या हुआ था कि 1822 में इन 1822 अ मैन नेम्ड अलेक्सिस सेंट मार्टिन, एक व्यक्ति का नाम था अलेक्सिस सेंट मार्टिन, ये नाम ज़रूर याद रखना, वॉज बैडली हिट बाय शॉटगन, उसको गोली लग गई। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल, और वो बुलेट कहाँ लगी, छाती में बिल्कुल, और उसने वहाँ पर जो चेस्ट वॉल है उसको उधेड़ दिया, बिल्कुल अंदर तक चली गई। एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक, और उसके स्टमक के अंदर चली गई। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, विलियम ब्यूमॉन्ट। तो बच्चों इस डॉक्टर के पास तो वो एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट जिनका नाम था, उनके पास गया। The doctor saved the patient, but he could not close the whole property. Beaumont, He could not close the whole properly. Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. तो क्या हुआ बच्चों, उसने उसका घाव भरने की कोशिश तो की, पर छेद में से उसे एक अंदर थैली नुमा एक स्ट्रक्चर दिखाई दी। तब उसने ऑब्जर्व किया स्टमक के बारे में। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उसके बाद उसने बहुत सारी स्टडी की स्टमक के बारे में। ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वाज कर्निंग फूड। कर्निंग मतलब फूड को बाद में उसने ये भी डिस्कवर किया कि जो हम फूड खाते हैं वो स्टमक के अंदर क्या होता है, टूटता है। इट्स वॉल सेक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। फिर उसने ये भी स्टडी करी, जो स्टमक की वॉल होती है
परत होती हैं वो एक तरह का सेक्रेशन रिलीज़ करती हैं, द्रव जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। He also observed that the end of the stomach open into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed। तो उसने यह भी स्टडी किया कि स्टमक किस में खुलता है, इंटेस्टाइन में, जो बाद में क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। तो इस तरह से देखो यहाँ पर 2.8 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन का शॉटगन वाउंड भी दिखाया गया है। तो इस स्टडी में हमें क्या ही पता लगता है, इससे हमें कंपटीशन के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं बच्चों, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जानकारी भी मिलती है कि स्टमक की खोज पहले किसने की थी और किस व्यक्ति के ज़रिए की गई थी और किस व्यक्ति के अंदर की गई थी और कौन से सन में की गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हुई डिस्कवरी ऑफ स्टमक की बात। अब बात करते हैं डायरिया की। तो बच्चों ये कई बच्चों को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। ये होता है डायरिया, जिसको लूज़ मोशन के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में दस्त कहा जाता है। तो बच्चे इसको डायर हुईया पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, इसका नाम है डायरिया। वो साइलेंट होता है भाई इसमें। समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली। स्टूल पता है क्या होता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है ना, उसे स्टूल बोलते हैं। कई बार आप लैब में गए होंगे तो आपको वहाँ लिखा मिलता है कि आपको क्या करवाना है, स्टूल टेस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो दस्त का मतलब है, जो आपका फिकस होता है, वेस्ट मटेरियल, वो बहुत ही लूज़ आता है। लूज़ मतलब उसमें पानी बहुत निकलता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायरिया। इसी को हम दस्त कहते हैं, इसी को हम डायरिया कहते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। भाई दस्त किस वजह से लगते हैं, या तो कोई शरीर पेट के अंदर या अंदर इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर आपने गलत शलत फूड खा लिया हो जो बासी हो, या फिर कह लो कि जिस पर बहुत मतलब गंदगी हो, और इंडाइजेशन, या फिर आपका जो डाइजेशन है फूड की वो प्रॉपरली ना हो। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। और इंडिया में तो दस्त की बीमारी बहुत ही कॉमन है, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, और यह सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलती है। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल। फैटल होता है खतरनाक, और सीवियर मतलब अगर ज़्यादा दस्त की बात की जाए कि ज़्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में बच्चे की जान भी जा सकती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। इसका कारण क्या है कि स्टूल के ज़रिए बहुत सारा पानी और सॉल्ट शरीर के बाहर चले जाते हैं। डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड। इसलिए डायरिया को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि इवन बिफोर अ डॉक्टर इज़ कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड cooled वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजोल्व इन इट। तो कई बार आपको डॉक्टर क्या कहता है कि आप पानी में नमक और चीनी घोल कर पिएं, या फिर आपको एक पैकेट दिया जाता है जिसे हम ORS के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा यहाँ पर ORS की फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ORS की फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसमें ये सभी तत्व मौजूद होते हैं जो कि हमें चाहिए। डायरिया के दौरान जो हमारे शरीर से निकल जाते हैं वो सभी मिनरल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्या है, ORS। आपने देखा भी होगा ORS का घोल, तो जो पैकेट मिलता है। तो बच्चों यहाँ तक हमने अपना पूरा डाइजेशन का इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। भाई ये तो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात हुई, और वो भी एडवांस की, जिसके पास ब्रेन है ह्यूमन की। पर उनका क्या, बेजुबान जानवर जो बोल नहीं सकते, उन एनिमल्स में डाइजेशन क्या अलग होता है? क्या उनकी ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग, क्या उनके डाइजेशन जो सिस्टम है हमसे अलग है? यह जानने के लिए NCERT ने डाइजेशन का प्रोसेस दिखाया है आपका एनिमल्स के अंदर। अगर हम बात करें ह्यूमन को छोड़कर, तो हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग ग्रास? तो आपने ये तो ज़रूर देखा होगा सभी के घर में। जैसे अगर अभी यहाँ की बात की जाए तो बफेलोज हमारे आसपास देखने को मिल जाती हैं, काउज भी देखने को मिल जाती हैं। ये सभी क्या खाती हैं, घास खाती हैं। और क्या करती हैं, मुँह, अगर घास नहीं भी खा रही तो मुँह को चलाती रहती हैं। एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in a separate part of the stomach called rumen। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आई है बेटा, rumen। जैसे हमारे शरीर में स्टमक होता है ना, इनके शरीर में स्टमक तो नहीं होता, पर स्टमक जैसी एक थैली होती है, उसको हम rumen कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनिमल्स में क्या होता है, स्टमक नहीं होता, क्या होता है, rumen। ठीक है। Here the food gets
पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब एनिमल्स अपना भोजन खाते हैं ना तो वो उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं करते, वो जस्ट उसको पार्शली मतलब आधा अधूरा डाइजेस्ट करते हैं और उसको उस फॉर्म में क्या कहा जाता है, कर्ड। क्या कहा जाता है, कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल्स चूज इट। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो गाय है उसको बहुत भूखी है, उसको घास दिख गई और वो घास खाने लगी, तो वो क्या करती है, वो उस टाइम जितना हो सके उतना घास खाने की कोशिश करती है और घास को जस्ट निगलती रहती है एक तरीके से। पार्शली डाइजेस्टेड मतलब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करती, जस्ट निकलती अपने अंदर निगलती रहती है। और कर्ड की फॉर्म में मतलब वो पार्शली डाइजेस्टेड जो फूड है क्या कहलाता है, कर्ड। और उसको स्टोर कहाँ करती है, र्यूमन के अंदर। और र्यूमन के अंदर स्टोर करने के बाद जब वो पूरी तरह से घास को खा लेती है, फिर वो आराम से बैठ के उसको दोबारा से, जब हम कहते हैं ना मुंह चला रही होती है और कुछ नहीं खा रही होती, उस टाइम वो क्या करती है, र्यूमन में से जो कर्ड जो र्यूमन के अंदर स्टोर है उसको वापस कहाँ लाएगी, माउथ के अंदर, और उसको चबा रही होती है ताकि फूड क्या हो जाए, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। देखो यहाँ पे लिखा भी है, बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स। छोटे छोटे गोलों में वो कर्ड वापस र्यूमन से निकल कर कहाँ आता है, माउथ के अंदर। एंड द एनिमल्स चूज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि ऐसी प्रोसेस जब हम एक बार तो खाना निगल लेते हैं पार्शली डाइजेस्टेड और फिर उसको दोबारा से डाइजेस्ट करते हैं तो वो रूमिनेशन कहलाता है। और रूमिनेशन क्यों कहलाता है, क्योंकि वो खाना स्टोर कहाँ होता है, र्यूमन के अंदर। और इन सभी एनिमल्स को क्या कहा जाता है, रूमिनेंट्स। क्या कहा जाता है, रूमिनेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो तकरीबन जो घास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट्स। तो द ग्रास इज़ रिच इन सेल्यूलोज। जैसा कि आपको पता है ग्रास के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज। तो बच्चों सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट की ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़े ना 6th क्लास में, पर आपने तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर शुगर पढ़ा है। तो सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो भाई ऐसा कहा जाता है कि जब गाय घास खा सकती है तो ह्यूमन क्यों नहीं खा सकता, क्योंकि ह्यूमन के अंदर इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं होते, जबकि जो ये गाय बफेलोज होती हैं इनके अंदर इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स होते हैं। तो मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, इस वजह से हम घास नहीं खा सकते। तो पहली वॉन्ट्स टू नो वाई दीज एनिमल्स कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपरली एट द टाइम दे टेक इट इन। तो उस टाइम ही क्यों नहीं वो फूड को प्रॉपरली खाते। भूजो वॉन्ट्स टू नो वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज लाइक द कैटल डू। तो हम क्यों नहीं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते। इन दोनों के प्रश्नों का उत्तर अभी आगे आपको मिलेगा। तो बच्चों अभी हम रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि रूमिनेंट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप पिक्चर देख सकते हैं। तो पहले हम काऊ की ये पिक्चर देख लेते हैं बच्चों कि यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट, काऊ का डायग्राम दिया गया है। तो बेटा ये क्या है, ये फूड पाइप है, ठीक है, जो इतनी लंबी यहाँ से जा रही होती है, ये माउथ है। तो या ये इसकी क्या है, ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन और फूड पाइप के बीच में जो भाग है, ये इतना भाग जो आपको दिख रहा है स्टमक की तरह, ये क्या है, ये रूमन है। जो ये भाग है ये स्टमक की तरह दिख रहा है, एक्चुअल में ये क्या है, रूमन है। और ये रूमन में क्या होता है, कर्ड स्टोर होता है। देखो है तो ये स्टमक ही, क्यों, खाना तो ये भी पचा रहा है, लेकिन ये जो खाना पचा रहा है वो कौन सा खाना है, वो पार्शली डाइजेस्टेड खाना है, इसने स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब फिर से दोबारा डाइजेस्ट होकर जाएगा। तो र्यूमन एक तरह से हमें जीवों में देखने को मिलता है। और फिर वही सेम प्रोसीजर है, स्टमक जो अगर र्यूमन है, र्यूमन का कनेक्शन किसके साथ होगा, र्यूमन का कनेक्शन हमारा, देखो ये र्यूमन है और र्यूमन का कनेक्शन यहाँ से होते हुए फिर से क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, और यहाँ से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हो जाता है, वेस्ट बाहर चला जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये बच्चों, और आपने ध्यान भी रखना है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं गाय का यहाँ से फूड पाइप, ये र्यूमन, अगर देखा जाए र्यूमन है क्या, स्टमक ही है एक तरीके से। तो यहाँ स्टमक भी दिखाई दे रहा है आपको, पर स्टमक किस टाइप का, र्यूमन, जो क्या करता है, कर्ड को स्टोर करता है और फिर क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट कर्ड को, और फिर दोबारा से उसको डाइजेस्ट करता है। और यहाँ से फूड फिर कहाँ जाएगा, ये आपको नली दिख रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर ये यहाँ से होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ से होते हुए बाहर चला जाता है। तो ये हो गया फिगर 2.9 में
डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट। तो बच्चों रूमिनेंट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको ये समझ में आ गया ना रूमन की प्रेजेंस कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इट हैज़ ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप देख सकते हैं अगर पिक्चर को कि यहाँ पर जो ये देखो रूमन कहीं ना कहीं ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। तो द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो सही बात आपको पहले ही पता लग चुकी है कि सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि हम पचा नहीं सकते जबकि जानवर पचा सकते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है घास के अंदर, और ये किसके द्वारा पचाया जाता है, ये एक सर्टेन बैक्टीरिया के द्वारा पचाया जाता है बच्चों, जो कि सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पासेस द डाइजेस्टिव सिस्टम बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये तो हमने एक बहुत बड़े एनिमल की बात कर ली, काऊ की या बफेलो की, लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे भी जीव हैं जिनका ना तो मुंह होता है और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अलग होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, फिर वो कैसे खाना खाते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो उन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम देख भी नहीं सकते और फिर भी वो जीवित है, वो भी अपना खाना खा रहे हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है अमीबा। तो बच्चों इसकी तो आदत डाल लो, ये अमीबा नाम तो आपको ये आज शुरू हुआ है, तो ये आगे आने वाले हायर क्लासेस तक आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। अमीबा, अमीबा क्या होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है। सूक्ष्म मतलब माइक्रोस्कोपिक जीव जो पानी में रहता है, और बच्चों ये माइक्रोस्कोपिक होता है, ये खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, देखो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। देखो इसने सारी प्रॉपर्टी किसकी बता दी अमीबा की, कि अमीबा क्या है, फर्स्ट पॉइंट माइक्रोस्कोपिक, दूसरा ये क्या है सिंगल सेल, एक ही सेल बना हुआ है, और तीसरा क्या है, यह मिलता है हमें पानी में। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। तो बच्चों आपको पिछले चैप्टर में पता ही था कि ये क्या है, एक सेल होता है, ठीक है। सेल के बाहर जो ये मेम्ब्रेन होती है इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर की परत होती है सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो लिक्विड द्रव पदार्थ होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और हर सेल के पास अपना क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये तो हम पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब अमीबा में क्या होता है, इसका जो सेल होता है ना वो पर्टिकुलर सर्कुलर शेप का नहीं होता, इसका सेल इरेगुलर होता है, इरेगुलर शेप्ड, मतलब इसकी कोई शेप ही नहीं होती, बिल्कुल जेली जैसा, जेली को जहाँ डालते हो क्या हो जाता है वैसे ही आकार की हो जाती है, ऐसे ही अमीबा क्या होता है, जेली शेप्ड, इसका कोई आकार नहीं होता, ये इरेगुलर होता है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है इसके अंदर, ये इरेगुलर होता है, इसके अंदर भी अपना न्यूक्लियस होता है, ये इसकी बाहर की परत है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, अंदर क्या है साइटोप्लाज्म। उसके अलावा अंदर आपको खाली थैलियाँ दिखाई देंगी ऐसे गोल गोल, इन खाली थैलियों को हम वैक्यूल के नाम से जानते हैं, किस नाम से, वैक्यूल के नाम से। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, डेंस न्यूक्लियर मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। देखो यहाँ पे वैक्यूल्स आपको दिखाई दे रही है, एक ये देखो ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये गोल गोल क्या है, वैक्यूल्स इन इट साइटोप्लाज्म। और ये जो लिक्विड पदार्थ है वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड, मैंने आपको पहले भी बताया था, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड। तो बच्चों अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। तो मैंने आपको पहले बताया था इसकी कोई शेप नहीं होती है, फ्रीक्वेंटली अपनी शेप को चेंज करता रहता है। तो बच्चों इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो बच्चों मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ। देखो ये क्या है, अमीबा है, ठीक है। इसको यहाँ फूड दिखाई देता है, कोई बैक्टीरिया कोई भी छोटा जीव दिखाई दे रहा है जो इससे भी छोटा और इसका फूड है। तो ये क्या करेगा, उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, ऐसे ये फूड है और ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को उसके इर्द गिर्द ले जाएगा, ठीक है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो मतलब उंगली के आकार दिख रहा है ना आपको, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडो जहाँ पे भी शब्द आ जाए बच्चों उसका मतलब होता है फॉल्स, झूठा, और पोडिया का मतलब जहाँ पे भी पोड शब्द आ जाए उसका मतलब होता है फुट, पैर। तो ऐसा लगता है जैसे अमीबा चल रहा है और उसके पैर हैं। तो स्यूडोपोडिया के फंक्शन क्या हो जाते हैं, एक तो इसको लोकोमोशन मतलब चलने में हेल्प कराता है, दूसरा ये इसको फूड को डाइजेस्ट इंजेस्ट करने में हेल्प कराता है।
करता है। इंजेस्ट मतलब अपने अंदर ले जाने में। तो इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फिट। देखो यहाँ लिखा हुआ ना फॉल्स फिट, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो इसके दो फंक्शन क्या हो गए सूडोपोडिया के, एक तो ये मूवमेंट करवा रहा है और एक दूसरा क्या कर रहा है, फूड को पकड़ने में मदद कर रहा है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अमीबा भी छोटे छोटे जीवों पर डिपेंड करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food become trapped in food vacuole। तो सीधी सी बात है बच्चों, जैसे क्या है कि ये अपना फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, ये अमीबा का स्यूडोपोडिया है। उसने क्या किया, फूड को अंदर ले लिया। जैसे उसने फूड को अंदर लिया, ये इसके अंदर आ गया फूड फॉर एग्जांपल, ठीक है। अंदर आने के बाद क्या होता है, ये वैक्यूल जो खाली थैली है ना, उसके अंदर आ जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये अब वैक्यूल खाली थैली न रहकर इसके अंदर क्या है, फूड, तो ये क्या कहलाएगी, फूड वैक्यूल, ठीक है। और इसे अंदर ले जाने की विधि क्या कहलाती है, एनगल्फ। एनगल्फ मतलब अंदर लेकर जाना। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल। और जितने भी जूसेस हैं, इस जो अमीबा है इसकी फूड वैक्यूल है, इसके अंदर ये फूड है, इसके अंदर बहुत सारे जूस हो, डाइजेस्टिव जूस होगा। डाइजेस्टिव मतलब ऐसा लिक्विड जो इसको जो फूड को तोड़ने में मदद करेगा। और जब टूट जाता है तो ये फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सेल जो ये फूड वैक्यूल है इसके बाहर आ जाएगा सेल के अंदर। और जो वेस्ट पार्ट है वो भी कहाँ चला जाएगा, वो धीरे धीरे बाहर थ्रो आउट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अमीबा में डाइजेशन होती है। तो देखो, डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल्स। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जो हमने भोजन हमने भोजन यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया अमीबा ने, वो कहाँ यूज़ होता है, वो यूज़ होता है ग्रोथ में, उसके शरीर की मेंटेनेंस में, उसको डबल करने में, मल्टीप्लिकेशन मतलब वो उसकी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। अब जैसे इसने खाना खा लिया, ये वैक्यूल में से जो भी न्यूट्रिएंट्स से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बाहर चलेगी सेल के। तो वैक्यूल धीरे धीरे अपने सेल मेम्ब्रेन के पास आना शुरू कर देगा और यहाँ आने के बाद क्या करेगा, ये फूड को एक्सपेल कर देगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा। इस तरीके से इस छोटे से जीव में डाइजेशन की प्रोसेस होती है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम in all animals. In a later chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने फूड की डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, कैसे फूड डाइजेस्ट होता है। पर आने वाले चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले चैप्टर में आप रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे कि कैसे फूड टूटता है और कैसे हमें उससे एनर्जी मिलती है। और जब फूड टूटता है तो वो कैसे डिफरेंट ऑर्गन के पास पहुंचता है थ्रू ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेशन को हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आप अमीबा की स्ट्रक्चर देख सकते हैं 2.10। तो एक बार ध्यान से देखिए, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ, और ये क्या है, फूड पार्टिकल जो इसने अंदर लिया, और यहाँ फूड वैक्यूल के अंदर ये टूट गया। और इसने क्या किया, जैसे ही फूड टूट गया तो अब बाहर की तरफ एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन होते ही जो अंदर रह गया वेस्ट पार्ट वो कहाँ निकाल दिया गया, बाहर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन, और ये बाहर निकाला गया इजेस्टेड वेस्ट। और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसे बोलते हैं स्यूडोपोडियम। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ में आ गया होगा। अगर आप देख भी सकते हैं पीछे चैप्टर में कुछ स्किप भी नहीं हुआ, सारा हमने कवर कर लिया। हम कहाँ से शुरू हुए थे, न्यूट्रिशन से। एनिमल्स में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, हमने स्टारफिश के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, 1 बाय 1 हर एक पार्ट के बारे में पढ़ा था, टीथ, टंग, और हमने टूथ डीके के बारे में पढ़ा था, हमने स्टमक के बारे में पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमने डिफरेंट एनिमल्स में स्पेशली काऊ में जिन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं उनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने एक अमीबा जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ा। तो इस तरह से हमने अपने डाइजेशन का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो इसके क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको खुद से भी रीड करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।